कहा क्या? हाँ, उनको कौन? कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? नीति, नीति, निधि नहीं, नीति, पॉलिसी, नीति। चलिए, अपन राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे हैं और हस्तकला में कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं। शुरुआती दौर हमने देखा है, ये चलाना है सर। उसी के आगे के क्रम में हम बात करेंगे। यहाँ हस्तकला के संबंधित कुछ पुरस्कार है, उस पुरस्कार की बात कर रहा हूं। हस्तकला जो शिल्पकार है, उन शिल्पकार को दिए जाने वाले पुरस्कार की बात कर रहा हूं, है ना। उसमें सबसे पहला पुरस्कार जो है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये हमारे स्वर्गीय कोमल कोठारी की स्मृति में दिया जाता है। स्वर्गीय कोमल कोठारी स्मृति। ऑनलाइन विद्यार्थी लिखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो स्वर्गीय कोमल कोठारी की स्मृति में दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार उदयपुर के शिल्पग्राम महोत्सव में देते हैं और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 2.5 लाख रुपए है, 2,51,000 रुपए। पुरस्कार जो राशि है, पुरस्कार राशि वो 2,51,000 रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। और वितरण जो होता है, वितरण जो होता है वो शिल्पग्राम महोत्सव जो उदयपुर में होता है, उस महोत्सव में इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट स्वर्गीय कोमल कोठारी स्मृति पुरस्कार है। बड़ा पुरस्कार है, किसी हस्तशिल्प कलाकार को दिया जाता है, भले वो कोई भी कलाकार हुआ राजस्थान का, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2 पुरस्कार और है, एक है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, लिख लीजिएगा। और एक पुरस्कार है राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। दोनों ही पुरस्कारों में जो राशि है 1 लाख रुपए, राशि जो है वो 1 लाख रुपए है। 1-1 लाख रुपए अलग अलग पुरस्कार में दी जाती हैं। और दोनों ही पुरस्कार का जो वितरण होता है, वितरण राजसिकों द्वारा, किसके द्वारा? राजसिकों द्वारा इसका वितरण होता है। राज्य स्तरीय पुरस्कार है, लिखिएगा। ये हस्तशिल्प कलाकार को दिए जाने वाले पुरस्कार है। पुरस्कार है हस्तशिल्प कलाकारों को दिए जाते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी हैं मेरे साथ जुड़े हैं, लिखना चालू करें। पहली स्लाइड यही है, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। आ जाओ। बात करें हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की। पुरस्कार है शिल्पकारों को दिए जाते हैं, कलाकार जो उनको दिए जाते हैं। एक पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो स्वर्गीय कोमल कोठारी की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो राशि है 2,51,000 रुपए की राशि है। वितरण शिल्पग्राम महोत्सव में होता है प्रति माह दिसंबर माह में, जो हमारा साल का अंतिम महीना दिसंबर माह के 10 दिन का जो प्रोग्राम होता है 21 से 30 दिसंबर के बीच शिल्पग्राम महोत्सव में इस पुरस्कार को दिया जाता है।
फिर बात करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 1,00,000 रुपए, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 1,00,000 रुपए, दोनों 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। ये भी हस्तशिल्प कलाकारों को दिए जाते हैं, लेकिन ये पुरस्कार राज्य शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। ये थे हमारे हस्तशिल्प कलाकारों को दिए जाने वाले पुरस्कार। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2,51,000 रुपए, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 1,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लिखा, आगे बढ़ू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्गीय कोमल कोठारी स्मृति, राजस्थान रत्न, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार 1,00,000 रुपए अलग अलग हस्तशिल्प कलाकारों को देते हैं। राशिकों द्वारा, राज्य सरकार के राशिकों द्वारा इस पुरस्कार दिया जाता है। ये हमारा लाइफ टाइम अवार्ड शिल्पग्राम में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें 2,51,000 रुपए है। अगर किसी कलाकार, 2 कलाकारों को चुन लिया गया तो 2023 तक तो ये व्यवस्था थी, अगर किसी 2 कलाकारों को अगर इस लाइफ टाइम अवार्ड के लिए चुना गया तो दोनों कलाकारों को यह राशि बांटी जाती थी। लेकिन 2023 का अंतिम जो शिल्पग्राम महोत्सव था 2023 का, उसमें हमारे राज्यपाल महोदय थे राजस्थान के श्रीमान कलराज जी मिश्र, उन्होंने घोषणा करी कि अगर 2 व्यक्तियों को दिया जा रहा है तो दोनों व्यक्तियों को 2,51,000 जगह बंटवारा नहीं किया जाएगा, अलग अलग 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हमारे तत्कालिक राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब ने घोषणा की थी। ठीक है, बात करता हूं आगे हस्तकला की। हस्तकला में एक पॉइंट है भौगोलिक संकेतक, हमने पढ़ा है, उसको एक बार फिर से समझेंगे। भौगोलिक संकेतक की बात करते हैं। भौगोलिक संकेतक, संकेतक जिसको अपन बोलते हैं जीआई टैग, जीआई टैग की बात करते हैं। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या है कि कोई हस्तकला जो है वो क्षेत्रीय हस्तकला अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के बाद देश दुनिया में अगर प्रसिद्ध हो जाती है तो भौगोलिक संकेतक हमारे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा यह जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो अब तक अगर हम बात करें राज्य में भौगोलिक संकेतक, अभी तक की बात कर रहा हूं, तो राज्य में 14 हस्तकला को, 14 हस्तकला को जीआई टैग मिला है, मिला। अब तक की बात करूं, अब तक का मतलब यूं कह सकता हूं कि अभी 2025 तक है ना, क्योंकि अभी मिल सकता है, 2023 में लास्ट मिला था। तो राज्य में 14 हस्तकला को जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसके द्वारा दिया जा रहा है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा यह जीआई टैग दिया जाता है। राज्य की पहली हस्तकला जिसको जीआई टैग मिला है तो वो मसूरिया साड़ी है। कौन सी है? मसूरिया, जिसको पहला जीआई टैग मिला है। तो एक पॉइंट और लिख लेगा, राज्य की पहली हस्तकला, राज्य की पहली हस्तकला, राज्य की पहली हस्तकला जीआई टैग मिला तो वो है हमारी कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया, कोटा डोरिया साड़ी। कोई बता पाएगा कब मिला कोटा डोरिया साड़ी को? किस वर्ष मिला? वर्ष 2006 में मिला। गुड, ये लिखिएगा जीआई टैग, नोट करें। जीआई टैग की बात करें, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। राज्य में अभी तक 14 हस्तकलाओं को जीआई टैग मिल चुका है। अभी आने और बहुत सारी हस्तकला जिनको मिलने की पूरी संभावना है। अभी तक 14 को मिला है। राज्य की पहली हस्तकला जिसको जीआई टैग मिला वो कोटा डोरिया साड़ी है, जो वर्ष 2006 में मिला है।
भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा दिया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा राज्य में 14 हस्तकला को जीआई टैग मिला है। राज्य की पहली हस्तकला जीआई टैग मिला कोटा डोरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, जिसको 2006 में इसके उत्पाद पर मिला है। लोगों पर 2011 मिला है, उसके बाद अपन उसमें करेंगे। लेकिन पहली हस्तकला जिसको जीआई टैग मिला है कोटा डोरिया साड़ी, राजस्थान की बनारसी या मसूरिया साड़ी, कोटा केथुन की साड़ी लिखा। चलिए अब हम पढ़ने वाले राजस्थान की हस्तकला को सातों संभाग की हस्तकला पढ़ेंगे। 7 संभाग और 41 जिले हैं, उनमें घूमते हुए राजस्थान की हस्तकला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करेंगे। हर संभाग को हम लेते हुए बात करेंगे। तो शुरुआत में आपके सामने उदयपुर संभाग से कर रहा हूं। उदयपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करूंगा। हेडिंग डालेगा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करूंगा। जहां जहां चीज लिखने जैसी होगी उसको अपन लिखेंगे, समझेंगे, उसका पिक देखेंगे, और जहां नहीं समझने का है वहां सीधे सीधे हम हस्तकलाओं के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। बात करते हैं कि लकड़ी के खिलौने बहुत जगह बनते हैं, लेकिन लकड़ी के खिलौने उदयपुर में बनते हैं। बस्सी गांव चित्तौड़ में भी आपको लकड़ी के खिलौने मिलेंगे। उसके बाद चंदन लकड़ी के खिलौने आपको चूरू में मिलेंगे। जयपुर में भी लकड़ी के खिलौने मिल जाएंगे, बस्सी गांव चित्तौड़ में भी है। लेकिन उदयपुर की लकड़ी के खिलौनों की बात करते हैं तो लिखेगा लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने उदयपुर से चालू कर रहा हूं। लकड़ी के खिलौने कहां बनते हैं तो यह सीधा सा अर्थ था हमारा उदयपुर में हमारे यहां लकड़ी के खिलौने बनते हैं। लेकिन एक ऐसी हस्तकला उदयपुर की, एक ऐसी हस्तकला उदयपुर जिसको अभी वर्तमान में 2023 में जीआई टैग मिला है, और वह हस्तकला कहलाती उदयपुर की कोफ्तगिरी कला। लिखेगा, मैं समझा रहा हूं अभी इसको। कोफ्तगिरी कला, कोफ्तगिरी कला उदयपुर के अलावा जयपुर अलवर में भी है। याद रखना, मैं कोफ्तगिरी कला उदयपुर की बात यहां लिख रहा हूं और क्वेश्चन लिख रहा हूं जयपुर अलवर भी, जयपुर अलवर भी, जयपुर अलवर में भी इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें कोफ्तगिरी की। कोफ्तगिरी जो कला है कहां होती है? उदयपुर में। इसके अलावा कहां होती है? जयपुर अलवर में भी है। क्या चीज है कि किसी भी फौलादी धातु, स्टील, लोहा, उस फौलादी धातु पर सोने के तार की जड़ाई करना कोफ्तगिरी कला कहलाती। किसी भी फौलादी धातु जैसे सोना हो गया या लोहा हो गया या स्टील हो गया, उस धातु पर सोने की तार की जड़ाई करना। जैसे आपने तलवार देखी, तलवार को पकड़ने का जो मुठिया होता है, उस मुठ्ठे पर आपने देखा होगा कि पीतल का बना है, स्टील का बना है, लोहे का बना है, उसके ऊपर सोने के तार को जड़कर एकदम चमकदार कर दिया जाता है। ऐसा देखा आप लोगों ने? वो कला हमारी कोफ्तगिरी कला कहलाती है। हल्ला नहीं करें। ये देखो आपके सामने है, ये आपका तलवार है। तलवार का जो मुठिया है उसके ऊपर सोने की तरह तार है, उसकी जड़ाई की गई। यह हमारी कोफ्तगिरी कला कहलाती। इस कला को उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को, जयपुर अलवर की नहीं, उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को 2023 में जीआई टैग मिला, लेटेस्ट अगस्त 2023 में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। समझ आया ये आपको? क्लियर हुआ? ये डाले। चलिए
लिख लीजिएगा। लिखेगा कोप्थ, कोप्थ, त या ठ, कोप्थ या कोप्थ एक ही बात है। अगर आप त चाहे तो ये त लिख लीजिएगा, कोप्थ, कोप्थ गिरी, कोप्थ है ना। फिर से लिख लेता हूं, रुकिएगा। को आदा फ त, कोप्थ गिरी कला। धातु लिखेगा लोहे ऑब्लिक स्टील, धातु की वस्तुओं पर, धातु की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई, तार की जड़ाई। उदयपुर की कोप्तगिरी कला को वर्ष 2023, वर्ष 2023 में जीआई टैग, वर्ष 2023 में जीआई टैग। ये हमारी कोप्तगिरी कला कहलाई, उदयपुर की। कोप्तगिरी कला उदयपुर प्रसिद्ध, उसके अलावा जयपुर अलवर भी। समझना, कल आप वापिस यूं ने कह दें कि आपने उदयपुर लिखा, जयपुर अलवर क्या लिखा था, जयपुर अलवर में भी होती है। उदयपुर कोप्तगिरी को वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है। क्या है कि धातु, लोहा या स्टील कोई भी है, उसकी वस्तुओं पर सोने की जड़ाई करना कोप्तगिरी कला कहलाती है। लिख दे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। लिखा। चलिए बात करते हैं अगली कला की। अगली कला है काष्ठ कला। काष्ठ कला की बात करेंगे, हेडिंग डालेगा काष्ठ कला, काष्ठ कला, काष्ठ कला। एक बार लिख ले, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हैंडलूम, हैंड रूल, चले आगे। चलिए बात करें काष्ठ कला की। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है हमारी बस्सी गांव की। बस्सी गांव चित्तौड़, बस्सी गांव चित्तौड़ की हमारी काष्ठ कला है। बस्सी गांव चित्तौड़ की काष्ठ कला क्या चीज है? काष्ठ कला लकड़ी से अनेक प्रकार की वस्तुएं बना काष्ठ कला कहलाती है। लकड़ी से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना। अब काष्ठ कला में क्या क्या चीजें लकड़ी से क्या क्या बनी जाती है? कावड़, क्या बनता है? कावड़, बेवाण, खांडे, तोरण, खिलौने और कठपुतलियां। ये 6 चीजें हमारे राजस्थान में काष्ठ कला के रूप में जानी जाती है। क्या क्या चीजें जानी जाती है? लकड़ी की, क्या होती है? लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं। लकड़ी की वस्तु में कौन कौन सी है? तो वो है हमारी कावड़। कौन सी है? कावड़ है। फिर आते हमारा बेवाण, बेवाण में प्रश्न पूछा है। फिर आता हमारा तोरण। फिर आगे हमारे कठपुतलियां, कठपुतलियां। फिर हमारे काष्ठ कला के अंतर्गत बनता है गणगौर, गणगौर। फिर बनते हैं खांडे, खांडे और खिलौने। ये सारी चीजें हमारे खिलौने, ये सभी हमारी लकड़ी की वस्तुएं काष्ठ कला के अंतर्गत आती है। बहुत सारी चीजें, बहुत बाजोट भी, पाटिया जिसको और चौखट है ना, जो बैठने के काम आते हैं, बाजोट। तो ये हमारे काष्ठ के कला कहलाती। लकड़ी से कोई भी वस्तु बनाना क्या है? कावड़ बनाना है, कावड़ हो गया, बेवाण है, तोरण है, कठपुतलिया, गणगौर, खांडे और खिलौने। ये सब हमारे काष्ठ कला के अंतर्गत आते हैं। लिखिएगा, मैं अभी वापिस समझा रहा हूं आपको। तीनों ऑप्शन आते हैं कि कोप्तगिरी कहां की प्रसिद्ध, तीनों की जगह की प्रसिद्ध है, लेकिन जो मिला है जीआई टैग वो उदयपुर को मिला है। क्योंकि 3 ऑप्शन आ रहे हैं तो या तो जोड़ीदार पूछेगा, कोप्तगिरी कला कहां की है, तो जयपुर, अलवर और उदयपुर की। और अगर
कोप्तगिरी कला में जीए टेक किसको मिला है, तो फिर उदयपुर आएगा, क्योंकि तीनों जगह की है ना। हम यहाँ बात करें काष्ठ कला कहाँ की है, बस्सी गांव चित्तौड़ की है। काष्ठ कला के अंतर्गत लकड़ी की वस्तुएं बनती, क्या बनता है, कावड़, बेवान, तोरण, कठपुतलिया, गणगौर, खांडे और खिलौने, सब समझा रहा हूं। कावड़ आपके दिमाग में एक लकड़ी का डंडा, उसके दोनों तरफ लोटे लटके हुए हैं, वो कावड़ यात्रा निकलती, वो कावड़ नहीं है। कावड़ लकड़ी का बना एक मंदिर है। कावड़ क्या है, लकड़ी का बना एक मंदिर है जिसके अनेक दरवाजे होते हैं। अभी पिक दिखाऊंगा। कावड़ लकड़ी का बना एक मंदिर है जिसके अनेक दरवाजे होते हैं। पूरे मंदिर को लाल रंग से रंगा जाता है। पूरी कावड़ को किस रंग से रंगते हैं, लाल रंग से। वो दरवाजे पर काले रंग से देवी देवताओं के पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं, वो कावड़ कहलाता है। समझना, कावड़ लकड़ी का बना एक मंदिर है जो पूरे मंदिर को लाल रंग से रंगा जाता है, जिसके अनेक दरवाजे हैं। दरवाजों पर काले रंग से चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी किसकी, किसी भी लोक देवी देवता की, किसी पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रकारी होती है, वह हमारी कावड़ कहलाता है। समझ आया। फिर बात करते हैं बेवान। बेवान क्या है, बेवान लकड़ी का एक छोटा मंदिर है जिसको अपन राम रेवाड़ी में पालकी के रूप में काम लेते हैं। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। मिनिएचर मिनिएचर वुडन टेम्पल जिसको कहते हैं, लकड़ी का छोटा मंदिर, पालकी, रेवान, वो हमारा क्या कहलाता है, बेवान कहला रहा है। ठीक है, जिसमें ठाकुर जी को विराजमान करके भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ठाकुर जी को झील पर तालाब में नहाने ले जाते हैं, वो हमारे बेवान। तोरण क्या है, शादी के दिनों में जो दूल्हा तोरण मारने आता है, तस्वीर नुमा जो होता है तस्वीर, वो हमारा तोरण है। कठपुतलिया लकड़ी की बनी होती है, लेकिन इसमें से विशेष आड़ू पेड़ की लकड़ियां किसकी होती है, आड़ू पेड़। आड़ू पेड़ की लकड़ियों से ही कठपुतलिया बनती है। गणगौर जानते हैं, गणगौर लकड़ी की है, अभी मिट्टी की भी बनने लगी। गणगौर जहां कहां का है, तो ये बसीगांव चित्तौड़। खांडे क्या है, होली के दिनों में जब होली जलाते हैं उस समय इतने लंबे लंबे डंडे लाते हैं, तलवार नुमा डंडे होते हैं, जिनको रंगीन कलर से रंग दिया जाता है, रंगों से रंगते हैं, वो तलवार नुमा डंडे हैं, उनको अपन खांडे कहते हैं। और कठपुतलिया सॉरी खिलौने कौन का है, बच्चों के खिलौने क्या मिलेंगे, गमले मिलेंगे, हाथी घोड़े पणिहारिन ढोला मारू झुंझुने, ये सब खिलौने हमारे बसीगांव चित्तौड़ से। अब इस बसीगांव चित्तौड़ की काष्ठ कला के जन्मदाता की बात करें तो इसके जन्मदाता है प्रभात जी सुतार। कौन है, प्रभात जी सुतार। लिखेगा जन्मदाता, जन्मदाता, इसके जन्मदाता है प्रभात जी सुतार। स्वर्गीय हो गए हैं, दुनिया में नहीं रहे हैं। स्वर्गीय प्रभात जी, स्वर्गीय प्रभात जी सुतार, ये हमारे काष्ठ कला के जन्मदाता कहलाते हैं। स्वर्गीय प्रभात जी सुतार काष्ठ कला के जन्मदाता कहलाते हैं। जन्मदाता है स्वर्गीय प्रभात जी सुतार हैं। मंदिर आ नहीं रहा, क्या चक्कर है, ये रहा। ओ ये आपका काष्ठ कला का कहां चला गया।
ये रहा, ये रहा, ये मंदिर, पूरा मंदिर है लकड़ी का बना हुआ, पूरा किस रंग से रंगा है? लाल रंग से, मोटे मोटे लाल रंग से। दरवाजे पर काले रंग से बॉर्डर पट्टी करके चित्र बनाया गया, किसी देवी देवता का चित्र बनाया गया। ये हमारी क्या कहलाई? काष्ठ कला कहलाई। समझ आया आपको? ये देखो इसके दरवाजे, वे दरवाजे, दरवाजे पे क्या है? पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्र होते हैं। पूरी काष्ठ कला जो बनती है, उसके बाद काष्ठ का जो ये कावड़ होता है, इस कावड़ की कथा बनती है और कथा को गाया जाता है। जो गायकार होगा, भाट जाति का कावड़िए होते हैं, वो गोदी में रखकर इस काष्ठ कला को रखते हैं और दरवाजे को खोलते जाते हैं। दरवाजे पर चित्र हैं, उन चित्रों को पढ़ते हुए आपको सुनाते हैं। वो काष्ठ कथा वाचन करता है। विशेष तौर पर हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन किया जाता है। ये हमारा कावड़ कहला रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये कावड़ क्लियर हुआ आपको? कावड़ ये कहला रहा है। लिखेगा, सबसे पहला लिखेगा कावड़, कावड़ लिखेगा, कावड़, कावड़ लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित एक मंदिर जिसके अनेक द्वार होते हैं, जिसके अनेक द्वार, अनेक द्वार कह सकते हैं या कपाट कहते हैं। द्वार या कपाट कहलाता, कपाट। लकड़ी से निर्मित एक मंदिर जिसके अनेक द्वार या कपाट होते हैं, अनेक द्वार या कपाट होते हैं, द्वार या कपाट होते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा प्रसिद्ध कलाकार। कावड़ कौन बनाते हैं? प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री। लिखिएगा प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री। और द्वारिका प्रसाद जांगिड़, द्वारिका प्रसाद जांगिड़। कावड़ मंदिर है, लकड़ी का बना मंदिर जिसके अनेक द्वार हैं। कलाकार कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। और दूसरे कौन है? द्वारिका प्रसाद जांगिड़ है। फिर लिखना अगला पॉइंट, कावड़ बनाने वाली जाति। अगला पॉइंट लिखे इसके आगे, कावड़ बनाने वाली जाति। 810 721 56 74। सर ये नंबर आपका है। कावड़ बनाने वाली जाति खेरादी जाति। लिखिएगा खेरादी जाति, खेरादी जाति। खेरादी जाति के जो लोग हैं वो कावड़ बनाते हैं। खेरादी जाति, कावड़ बनाने वाली जाति कौन सी है? खेरादी जाति, खेरादी जाति, खेरादी जाति। लिखा। अब लिखो विशेष। लिखिएगा विशेष, विशेष क्या विशेष है? कावड़ को लाल रंग से, कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता, कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता, कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता, कौमा द्वार पर, कौमा द्वार पर, द्वार मतलब दरवाजे, द्वार पर काले रंग से, द्वार पर काले रंग से कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता, कौमा द्वार पर काले रंग से देवी देवता, काले रंग से देवी देवता, काले रंग से देवी देवता तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित, पौराणिक मतलब पुरानी, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनते हैं, चित्र बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, कावड़ कथा का वाचन, कावड़ कथा का वाचन भाट जाति द्वारा होता है। कावड़ कथा का वाचन भाट जाति द्वारा होता है। कावड़ कथा का वाचन भाट, भाट जाति, वाचन कौन करता है? भाट जाति। भाट जानते हैं? भाट एक जाति है और हर जाति में एक भाट होता है जो हमारा लेखा जोखा रखता है। हमारे दादाजी परदादाजी लड़पड़ सरपड़ दादाजी का लेखा, हमारे पूर्वजों का लेखा जोखा रखने वाले कौन होते हैं? भाट होते हैं। समझ में आया? तो कावड़ कथा का वाचन कौन करता है?
बाहर जाती। कावड़ बनाते कौन है? खेरादी जाति का। प्रसिद्ध कलाकार कौन है बनाने वाले? मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जांगेड़े। क्या चीजें? लकड़ी से निर्मित एक मंदिर है जिसके क्या है? अनेक दरवाजे। पूरी कावड़ को किस रंग से रंगते हैं? लाल रंग से। दरवाजे पर चित्र किस रंग से होते हैं? काले रंग से होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये थी हमारी कावड़। किसकी बात करें? काष्ठ कला का पहला पार्ट कावड़ आया। अब बात करते हैं बेवाण की। लिखेगा बेवाण, बेवाण, बेवाण। बेवाण पे प्रश्न हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। बेवाण लिखेगा लकड़ी का छोटा मंदिर, लकड़ी का छोटा मंदिर, लकड़ी का छोटा मंदिर, छोटा मंदिर, जिसको अपन मिनिएचर वुडन टेम्पल कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिएचर, मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर मतलब छोटा, वुडन मतलब लकड़ी, और टेम्पल मतलब मंदिर। लकड़ी का छोटा मंदिर, ये हमारा ये कहलाया है। इंग्लिश में लिखते थे मिनिएचर वुडन टेम्पल, हिंदी में लिखा तो लकड़ी का छोटा मंदिर। इसका उपयोग कहां होता है? लिखेगा उपयोग, बेवाण का उपयोग। इसका उपयोग होता है हमारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी, विशेष तौर पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये हमारा बेवाण कहलाया, जिसमें अपन राम रेवाड़ी निकालते। क्या निकालते हैं? राम रेवाड़ी, राम रेवाड़ी। राम रेवाड़ी से आप समझ जाएंगे, राम रेवाड़िया निकालते। गांव गांव में निकलती है, हर मंदिर की राम रेवाड़िया निकलती है ना? ये हमारा बेवाण कहलाया। क्लियर हुआ? बढ़ू आगे। नेक्स्ट बात करेंगे तोरण की। देखिएगा तोरण, तस्वीर नुमा, तस्वीर नुमा कौमा विवाह पर उपयोग, तस्वीर नुमा कौमा विवाह पर उपयोग, तस्वीर नुमा कौमा विवाह पर उपयोग, ये हमारा तोरण कहलाया। तस्वीर नुमा कौमा विवाह पर उपयोग, विवाह पर उपयोग होता है किसका? तोरण का। आपको पता है दूल्हा तोरण मारता है तब इसी का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अगला खांडे। लिखिएगा खांडे, खांडे, खांडे। खांडे क्या है? तलवार नुमा लकड़ी के डंडे। लिखो तलवार नुमा, तलवार नुमा लकड़ी के डंडे। लकड़ी के डंडे होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं, जैसे टेढ़ी तलवार टेढ़ी होती है वैसे लकड़ी, तलवार नुमा लकड़ी के डंडे। होली पर उपयोग, होली पर इसका उपयोग किया जाए, भले घेर करें तभी इसका उपयोग करते हैं, वो हमारा खांडे कहलाते हैं। तलवार नुमा लकड़ी के डंडे और होली पर इसका उपयोग होता है, ये हमारे क्या कहला रहे? खांडे कहला रहे। फिर अगला है खिलौने। देखो अभी हमने खिलौने बात करी, खिलौने उदयपुर के भी प्रसिद्ध हैं और खिलौने बस्सी गांव चित्तौड़ के भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, दोनों जगह के खिलौने, खिलौने हैं। तो खिलौनों में क्या क्या चीजें विशेष बनती है? लिखेगा ढोला मारू, ढोला मारू जो विशेष बस्सी गांव में बनते खिलौने उनकी बात कर रहा हूं। ढोला मारू, पणिहारिन, पानी बनने वाली महिला, एक महिला बनाई जाएगी लकड़ी की, उसके ऊपर कलश रख दिया जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पणिहारिन। ढोला मारू, पणिहारिन, गमले, ऊंट, घोड़े और हाथी, ऊंट घोड़े और हाथी, ये विशेष हमारे खिलौनों में बनते हैं। ढोला मारू, पणिहारिन, गमले, ऊंट घोड़े और हाथी, ये सब चीजें हमारे काष्ठ कला के अंतर्गत बस्सी गांव चित्तौड़ में बनते हैं खिलौनों के अंतर्गत। क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं गणगौर। गणगौर बनती है, आप लोग पता है आपको। बात करूंगा विशेष हमारी कठपुतली की। लिखेगा कठपुतलियां, कठपुतलियां। हाँ जी, एक मिनट। लिखा, लिखा। कठपुतलियां विशेष याद रखना, कठपुतलियां आड़ू पेड़ की बनती है। किसकी बनती है? आड़ू पेड़ की। अच्छा, कठपुतलियां बनने के बाद नचाने का काम कौन करता है? भट्ट या
नट जाति का भाट या नट जाति का व्यक्ति। अगर कठपुतलियां टूट जाती है तो उसको चूल्हे में जलाते नहीं है। अगर कठपुतलियां टूट जाती है तो उसको पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। कहां किया जाता है? पुष्कर झील। ओनली फॉर पुष्कर झील। पुष्कर झील में दो चीजों का विसर्जन होता है मोटे तौर पर, बाकी अस्थियां विसर्जन तो होती से, उसके अलावा दो चीजों का विसर्जन होता है। एक तो होता है फड़ का। किसका होता है? फड़, जो देवी देवताओं के चित्र बनते हैं कपड़े पर, उस फड़ का, और दूसरा कठपुतलियों का। इन दोनों का विसर्जन कहां होता है? पुष्कर झील में। ये कठपुतलियां किसकी बनी होती है? आड़ू पेड़ की। अड्डू या आड़ू पेड़ एक ही बात है। आड़ू पेड़ की लकड़ी से कठपुतलियां बनती। अब कठपुतलियां कितने प्रकार की? दस्ताना पुतली है, छड़ पुतली है, छाया पुतली है। और दस्ताना पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, ये तीन प्रकार की मोटी मोटी हमारे राजस्थान में पुतलियां प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न पूछे कि कठपुतलियां कहां की प्रसिद्ध है, तो कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन प्रश्न पूछे कठपुतली कला कहां की प्रसिद्ध है, तो फिर जयपुर आ जाएगा। याद रखना, कठपुतलियां समझना, कठपुतलियां उदयपुर में भी बन रही है लकड़ी के खिलौनों के अंतर्गत। कठपुतलियां बस्सी गांव चित्तौड़ में भी बन रही, लेकिन कठपुतली कला अगर पूछ ले तो कठपुतली कला जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न दे कठपुतली संग्रहालय कहां है? राजस्थान में कठपुतली संग्रहालय, तो राजस्थान में कठपुतलियों का संग्रहालय जो है वो बागोर की हवेली उदयपुर में है। कहां पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में। कठपुतली के माध्यम से क्या होता है कि कठपुतली के माध्यम से किसी भी सामाजिक व्यंग या किसी व्यक्ति विशेष की जीवन कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है, वो हमारी कठपुतलियां नृत्य कहलाता है। लिखेगा, यह आड़ू पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती, आड़ू पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती। फिर कठपुतलियों के प्रकार की बात करूं, दस्ताना पुतली, दस्ताना पुतली, छड़ पुतली, छाया पुतली, और एक और है धागा पुतली। धागा पुतली, पुतली, ये हमारी कठपुतलियों के प्रकार। अब बात करता हूं निर्माण। इसका निर्माण कहां कहां होता है, तो निर्माण बस्सी गांव जो चित्तौड़ वाला है, बस्सी गांव चित्तौड़। उसके अलावा कहां है? उदयपुर भी, उदयपुर भी, ये कर दिया है जिसे दिमाग में रह जाए आपके, उदयपुर भी। फिर है प्रसिद्ध कठपुतली, प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है, तो ये आ जाएगी हमारी उदयपुर की। प्रसिद्ध कहां की है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। फिर बात करें कला, कठपुतली कला प्रसिद्ध है। कठपुतली पॉइंट में चल रहा है, कठपुतली प्रसिद्ध है उदयपुर की। कठपुतली प्रकार ये चार प्रकार, कठपुतली निर्माण बस्सी गांव चित्तौड़ और उदयपुर। कठपुतली कला प्रसिद्ध है, तो यह आ जाती हमारी जयपुर की। कहां की है? जयपुर की। ये याद रखना पॉइंट, दिमाग में खोपड़ी खोल के रखना। प्रश्न पूछेगा कठपुतलियां प्रसिद्ध हैं उदयपुर की, कठपुतलियां बनती हैं बस्सी गांव चित्तौड़ प्लस उदयपुर, कठपुतली कला प्रसिद्ध है जयपुर की। समझ में आया? और बात करता हूं संग्रहालय। संग्रहालय, संग्रहालय कहां है, तो वो है हमारा बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। और ये कहां है बागोर की हवेली? उदयपुर में गणगौर घाट के निकट है ना बागोर की हवेली, उदयपुर। गणगौर घाट पिछोला के पास, पिछोला के पास लिखिएगा। लिखा आपने?
इसके ठीक नीचे क्या लिखेगा प्रदर्शन, ऐसा लिखेगा प्रदर्शन, प्रदर्शन, सामाजिक व्यंग, प्रदर्शन लिखेगा सामाजिक, सामाजिक व्यंग, सामाजिक व्यंग कॉमा महापुरुषों, महापुरुषों की जीवन गाथा, जीवन गाथा, महापुरुषों की जीवन गाथा, सामाजिक व्यंग और महापुरुषों की जीवन गाथा, सामाजिक व्यंग और महापुरुषों की जीवन गाथा प्रदर्शन में होता है। मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन जब भी होगा तो उसमें सामाजिक व्यंग डाले जाएंगे या महापुरुषों की जीवन गाथाएं गाई जाती। कठपुतलियां कहां बन रही? बस्सी-गांव चित्तौड़ प्लस उदयपुर। प्रसिद्ध कहां की? उदयपुर की। कला कहां की? जयपुर की। समझ में आया? कठपुतली कितने प्रकार की? 4। दस्ताना, छड़पुतली, छाया और धागा। क्लियर? संग्रहालय कहां है? बागोर की हवेली उदयपुर। कहां पर है? गणगौर घाट पिछोला के निकट है। प्रदर्शन क्या है? सामाजिक व्यंग और महापुरुषों की जीवन गाथा। लेकिन हम बात कर देते हैं इसका मेन पॉइंट जीआई टैग की। जीआई टैग इसमें 2 प्रकार से मिला है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। एक मिला है उत्पाद पर, एक मिला है लोगों पर। किस पर? उत्पाद और लोगों पर। तो लिखिए अगला पॉइंट इसी के ठीक नीचे लिखना जीआई टैग उत्पाद पर, उत्पाद पर मिला है जीआई टैग 2009 में। और लोगो, लोगो का मतलब होता है सिंबल। लोगो को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंबल। सिंबल पर जीआई टैग मिला है 2017 में। ये पॉइंट याद रखना। जीआई टैग कठपुतली की जो को जीआई टैग मिला है तो उत्पाद पर मिला है 2009 में और क्या कहते हैं लोगो पर मिला है वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में है। क्लियर? ये था हमारी कठपुतलियों की जानकारी। लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? कठपुतलियां बताने की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि आपको पता है। एक लिखेगा नोट, एक नोट लिखेगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा। जो ऑनलाइन विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबके कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं लेकिन जवाब एक का भी नहीं दे रहा हूं। बस आप लिखते जाएं जो मैं लिखा रहा हूं, है ना? लिखेगा, नोट करके लिखिएगा। कठपुतली के खंडित होने पर, कठपुतली के खंडित होने पर, कठपुतली के खंडित होने पर उसे पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। कठपुतली के खंडित होने पर उसे पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। कठपुतली के खंडित होने पर उसे, लोगों का मतलब सिंबल, लोगों का मतलब होता है सिंबल। कठपुतली के खंडित होने पर उसे कहां विसर्जित करते हैं? पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं। याद रखना, ये थी हमारी कठपुतलियों की जानकारी। तो ये हमारा ऑल ओवर कास्ट कला निपट गई है बस्सी-गांव चित्तौड़ की। उदयपुर की 2 कला पढ़ी हमने, एक तो खास पढ़ी हमने उदयपुर के खिलौने, दूसरा कोफ्तगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट, छलकता ढुलकता प्रश्न आ सकता है क्योंकि 2023 में उदयपुर की कोफ्तगिरी कला को जीआई टैग मिला है। क्लियर? और कोफ्तगिरी कहां की है? तो जयपुर और अलवर की अलग से। बढ़ो आगे, चलिए बात करूंगा अगली कला की जो चित्तौड़ की है, वो है जाजम छपाई। लिखेगा जाजम छपाई, जाजम छपाई, जाजम छपाई। जाजम छपाई कहां की है? तो जाजम छपाई हमारी चित्तौड़ की। कहां की है? चित्तौड़ की। चित्तौड़, चित्तौड़ में सबसे ज्यादा जाजम छपाई का काम होता है। और इसमें छपाई में जो रंग होता है, रंग, छपाई में रंग, छपाई में जो रंग होता है विशेष लाल और हरा रंग, लाल हरा रंग से जाजमें बनाई जाती जो हमारे विवाह अवसर पर काम में लेते हैं। वो जाजमें कहां बनती है? चित्तौड़ में। जाजम छपाई कहां की? चित्तौड़ की। छपाई में रंग कौन सा? विशेष लाल और हरे रंग से दरिया बनाई जाती है जाजमें, वो हमारा जाजम छपाई। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी दाबू प्रिंट। कौन सी? दाबू प्रिंट की। लिखेगा, मैं अभी समझाऊंगा आपको दाबू प्रिंट के बारे में। दाबू प्रिंट, जाजम छपाई चित्तौड़। और छपाई में रंग कौन सा? लाल और हरा रंग। क्लियर? अब बात करता हूं दाबू। दाबू क्या है कि कपड़े पर रंगाई के समय, कपड़े पर रंगाई के समय जहां पर रंग नहीं चढ़ाना है वहां पर किसी पदार्थ से दबा दिया जाता है, उसको दबाना ही दाबू कहला रहा है। एक चिकना पदार्थ होता है, उस चिकने पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? दाबू कहते हैं।
कपड़े पर रंगना, कपड़े को रंगना है, वो जहां कपड़े को नहीं रंगना है वहां को उस कपड़े पर क्या करते हैं, दाबू से, एक लुगदी से उसको यूं दबा दे, इतना यूं दबा देते हैं कि वो रंग वहां से छटक जाएगा, वो स्थान बिल्कुल खाली रह जाएगा। वो प्रिंट है दाबू प्रिंट। कहां की है? छिपो का अकोला चित्तौड़। कौन सा है? छिपो का अकोला चित्तौड़। तो लिखिएगा अकोला चित्तौड़, अकोला चित्तौड़, अकोला चित्तौड़। ये हमारा दाबू प्रिंट कहलाया, अकोला चित्तौड़। क्या चीजें तो मैं लिख रहा हूं जिससे ध्यान में रहेगा। प्रिंट है कपड़े पर रंगाई के समय जहां रंग नहीं चढ़ाना है वहां लुगदी से दबा दिया जाता है। यह लुगदी ही दाबू कहलाती है, लुगदी ही दाबू कहलाती है। अब इसके भी दाबू के भी प्रकार हैं। दाबू के भी क्या है बेटा? प्रकार हैं। प्रकार सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी एवं गोंद का दाबू, है ना। तो लिखिएगा नंबर 1 मिट्टी एवं गोंद। मिट्टी एवं गोंद का दाबू। मिट्टी एवं गोंद का दाबू जो होता है ये होता है यहीं पर, कहां पर? अकोला में, अकोला। मिट्टी एवं गोंद का दाबू। फिर बात करते हैं दूसरा मिट्टी का दाबू। किसकी बात करें? मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू का काम होता है, प्रिंट का काम होता है बालोतरा जिले में। कहां होता है? बालोतरा, बालोतरा। ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम में सम्मिलित करने के लिए पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों, पढ़ना। तीसरा है हमारा मोम का दाबू। मोम का दाबू। मोम का जो दाबू है यह काम होता है सवाई माधोपुर में। कहां होता है? सवाई माधोपुर में होता है। सवाई माधोपुर में क्या होता है? मोम का दाबू। वो चौथा दाबू कहलाता है गेहूं के बिंदन का दाबू, जो सांगानेर और बगरू जयपुर का है। लिखेगा गेहूं के बिंदन का दाबू। गेहूं के बिंदन का, बिंदन का दाबू। गेहूं के बिंदन का दाबू यह काम होता है सांगानेर, सांगानेर और इसके अलावा बगरू, बगरू, बगरू। दोनों ही स्थान कहां है हमारा? जयपुर में। साथियों ये 4 दाबू वो 4 स्थान अलग अलग करके आपको सम्मिलित करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चित्तौड़ की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे हैं जिसमें हमने उदयपुर संभाग को लिया है, जहां बैठे हुए हैं। उदयपुर की 2 कलाओं को पढ़ा, लकड़ी के खिलौने उदयपुर में, और खास उदयपुर का जो काम है वो कोप्तगिरी है। कोप्तगिरी क्या है कि धातु फौलाद की वस्तुएं, जिसमें लोहा, स्टील, इस प्रकार की वस्तुएं, उसके ऊपर सोने के तार की जड़ाई करना। यह काम उदयपुर के अलावा जयपुर, अलवर में भी होता है। लेकिन उदयपुर की कोप्तगिरी कला को वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है। फिर हम पहुंचे हैं सीधा सीधा चित्तौड़ में। चित्तौड़ में हम बात करी काष्ठ कला की। काष्ठ कला कहां की है? बस्सी गांव चित्तौड़। इसके जन्मदाता कौन है? तो प्रभात जी सुतार। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं बनती है, कावड़, बेवाण, तोरण, खांडे, खिलौने, कठपुतलियां, गणगौर। उसमें से कावड़, कावड़ कला बनाने वाले 2 कारीगर हैं जिनका नाम है मांगीलाल मिस्त्री और द्वारिका प्रसाद जांगीड़े। समझ में आया? कावड़ किससे रंगा जाता है? लाल रंग से। जिसके अनेक दरवाजे होते हैं, दरवाजे पर काले रंग से पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्र बनते हैं। कावड़ कथा का वाचन भाट जाति द्वारा होता है। बेवाण, जिसको लकड़ी का छोटा मंदिर कहते हैं, इसका उपयोग भाद्रपद शुक्ल एकादशी राम रेवाड़ी में इसका उपयोग करते हैं। खिलौने अनेक प्रकार के, गमले बनते, पनियारी बनती है, हमारे ढोलावरू बनते, घोड़े, ऊंट, ये सब चीजें बनती है। फिर हमने बात करी है, आगे बढ़े हैं तो हम आए हैं जाजम छपाई। जाजम छपाई का काम चित्तौड़ में होता है। छपाई में रंग किसका होता है? लाल और हरे रंग की दरिया बनती शादी विवाह में बिछाने की, वो जाजम छपाई है ना, विशेष जो मोटे धागों से बनती है, मोटा धागा होता है उससे बनती है। दाबू प्रिंट क्या है?
छिपो काकोला चित्तौड़ का है। दाबू क्या है कि कपड़े पर रंगाई के समय जहां रंग नहीं चढ़ाना है उस स्थान पर लुगदी से दबाना, लुगदी से दबाना ही वो लुगदी ही क्या कहलाती है, दाबू कहलाती। इसमें 4 प्रकार की लुगदियां हैं, 4 प्रकार के दाबू राजस्थान प्रसिद्ध है। मिट्टी एवं गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़, फिर मिट्टी का दाबू बालोतरा, मोम का दाबू सवाई माधोपुर और गेहूं के बिंदन का दाबू सांगानेर और बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। यहां तक हमने पढ़े, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यूं बताइएगा। आया सबको समझ में कि अभी भी नहीं समझ में आया कि मेरे को गूगल चलाने नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। फोटो दिखाएं आपको व्यवस्थित कि या मेवाड़ा सर को गूगल चलाना भी नहीं आता है, इनको 10 में से 0 नंबर दिया जाए। एक पिता तुल्य शिक्षक के लिए आप ऐसी भावना रखते हैं, धन्य है आप लोग, समझिएगा आप मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगली प्रिंट की बात करूंगा, अगली कला की बात करते हैं। अब हम चित्तौड़ से सीधा सीधा पहुंचेंगे प्रतापगढ़। कहां पहुंच रहे हैं, प्रतापगढ़। आपकी उम्र और आपकी उम्र से ठीक डबल कर दें, वो आपके पिताजी की उम्र होगी। और अगर आपकी उम्र 20 साल है तो उसका डबल करते 40 साल होता है, और उसमें आप और जोड़िएगा 2-4 साल और जोड़िएगा, शायद आपकी पापा की उम्र मिलेगी। वो पापा की उम्र मेरी उम्र है। आपको मेरे बारे में क्या जज करते हैं, मेरे बारे में जज कोई नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आपने किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने 10 में से मेरे को 0 नंबर दिया। मेरे को पढ़ाना नहीं आता ये आपने कहा है, आपको गूगल पर सर्च करना नहीं आता ये आपने मेरे को कहा है, और क्या क्या बातें आपने कही मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये सब बातें मेरी बेटी को बताई, मेरी बेटी मेरे लिए आदर्श है। मेरी बेटी बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी, 12th में बहुत अच्छी है। उसको सब बातें, उसको भी एकदम अजीब लगा, पापा आपके लिए ऐसा कहते हैं। मैंने कहा बेटा ये वीडियो आप जो चलाते हैं वो वीडियो अभी मेरे मोबाइल में भी चलता है, और वो मैंने बताया, मैंने कहा बेटा इस तरह से पढ़ाता हूँ, कहीं कमी हो तो बता। उसने कहा कहीं कमी नहीं है पापा जी। मैंने कहा विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं, तो उसने कहा पापा हो सकता है उनको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो ऐसा ना करें कि 10 में से 0 नंबर दे। और 0 नंबर भी आप कैसे दे रहे हैं, 10 ऊपर रख रहे हैं और नीचे 0 दे रहे हैं। ऐसी मूर्खता तो आपके अंदर भरी है, गणित भी नहीं आती ढंग से आपको। अगर देना ही था तो यूं देते ना, 10 में से 0 ऐसे देते तो मैं मान लेता। आप 10 में से 0 नंबर यूं दे रहे हैं। धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने आपको ये गणित सिखाई। समझ आई आपने, है ना। अब वो आपके हाथ में, आपने क्या किया। और अगर ये तो आपने 10 में से 0 नंबर गुरुजी को दे दिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 0 आ जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। समझना इस बात को, है ना, बहुत समझना। आज मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, काफी सारे ऑनलाइन विद्यार्थी कह रहे सर आप उतरे हुए क्यों हैं, क्योंकि मेरी ये बातें मेरे को चुभती हैं, बहुत त्याग करता हूं। उसके बाद भी अगर विद्यार्थी इस तरह से कह देता है कि कोई समझ में नहीं आ रहा है, सर का पढ़ाने का लज्जफी का क्या बोले, लजफी का क्या बोला, लहजा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो फिर यहां क्यों आया भाई। हाँ मेरी शैली, धन्य है आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। मेरी गलती के कारण ही आपने लिखा है, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। मेरी गलती थी इसलिए आपको लिखने का मौका मिला। अगर मेरी गलती नहीं होती, मैं आपको इतना प्यार से नहीं रखता, शायद आप नहीं लिख पाते। सच्चाई तो ये रही। और मेरे को पहली क्लास में, मेरे को यहाँ जो बैठते हैं स्टाफ में, उन्होंने कह दिया सर इन बच्चों को कहीं प्यार मत देना, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया, मेरा स्नेह दिया। गए साल 15 बैचों पढ़ाया, उससे पहले पढ़ाया ओम प्रकाश गोदारा बीकानेर का, मेरे से पढ़ा है, जो राजस्थान टॉपर किया है। गए साल 50 विद्यार्थी पढ़े हैं, वो सब विद्यार्थी मेरे से आर्ट एंड कल्चर पढ़े हैं। उसके बाद भी आपको 10 में से 0 नंबर दे रहे, मेवाड़ा सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आपका प्यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा है ना। और भी कुछ लिखना है तो कागज पे लिखकर पूरा पेज भरकर जीएल सर को दे दीजिएगा, और अच्छा लगेगा मेरे को, जो आप चाहे तो लिखना चाहे वो। चलिए हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नंबर आपके देने से मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, मेरे को भगवान नंबर वैसे ही दे दिए हैं, इसलिए आपसे 3 फीट ऊपर खड़ा हूं मैं। देख लीजिएगा इस मंच का, देख लीजिए मंच को, देखिएगा कितना फीट के ऊपर हूं मैं आपसे। समझ आया ना। तो यहां तक पहुंचा हूं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया होगा तभी पहुंचा हूं, है ना। और आप पढ़े लिखे विद्यार्थी होते हुए किसी शिक्षक के बारे में ऐसा कह देते हैं, ऐसा करते हैं, लज्जा वाली बात है, लज्जा वाली बात है।
मेरे को मेरे लिए कहा वो नहीं, आप हो सकता है आज मेरे लिए का कल आप किसी और शिक्षक के लिए कह देंगे, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मेरे लिए कहा जब तक ठीक है, आप मेरे लिए करे तो कोई बात नहीं, पर आगे से किसी टीचर के लिए ऐसा मत कहना, वो बहुत हट कर जाएगा तो मेरे को ज्यादा हट होगा, आपने दूसरे टीचर के लिए भी ऐसा कह दिया है ना, कभी मत कहना। समझदार बनो, पढ़े लिखे हो, बहुत जल्द आप उन किसानों को समझाने वाले हैं जिनको कुछ पता नहीं लग रहा है कि फसल में क्या पैदा करूं, खेती में क्या पैदा करूं, कौन सा खाद डालूं, किस प्रकार से तरीके अपनाऊं कृषि के, जिससे पैदा फसल बहुत अच्छी लहराते हुए हो। बात समझ में आई होगी। बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिला दे। धन्यवाद। फिर आप लोग मेरे से